बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटे मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर से होंगे। अच्छा जी, आज एक आपका यानी कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपके प्रैक्टिकल कंटेंट है जिसे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिस हवाले से मैं थोड़ा सा पहले आपको ब्रीफ करूंगा। वो है फेनोलॉजी। बेसिकली वो है फेनोलॉजिकल जो बेसिकली जो फिनोलॉजी है उसके अंदर हम देखते क्या हैं, उसकी हमें फिनोलॉजिकल जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं क्रॉप की, उनका हमें क्यों पता होना चाहिए, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बेटे मैं आपको बताता चलूँ, एज ए एग्रोनॉमिस्ट हम लोगों ने करना है कि हमने फार्म्स को मैनेज करना है। ठीक है, फार्म मैनेजमेंट की जॉब्स आती हैं। अगर अगर आप थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया को देखें या कनाडा को देखें, जहाँ एवरेज फार्म साइज बहुत बड़ा है, यानी छोटा से छोटा फार्म 25,000 30,000 एकड़ का है। तो वहाँ क्रॉप्स को कैसे मैंने हर जो एग्रोनॉमिस्ट उस फार्म को मैनेज कर रहा है वो डेली तमाम फील्ड्स को नहीं विजिट कर सकता। फिनोलॉजी बेसिकली क्या है कि विद पैसेज ऑफ टाइम जो क्रॉप ग्रो करती है उसकी स्टडी को हम फिनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ग्रोथ ऑफ क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू कैलेंडर डेज, ग्रोथ ऑफ क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू कैलेंडर डेज इज कॉल्ड फिनोलॉजी। यानी कि आज से 50 दिन बाद हमारी फसल किस पोजीशन पे होगी। तो बेसिकली जो फिनोलॉजी की स्टडी है उसके बेनिफिट क्या होता है कि हम इनिशियली हमें पता चल जाता है कि यार फॉर एग्जांपल अगर कॉर्न की क्रॉप है तो ये क्रॉप टेस्लिंग को स्टेज पे जाएगी। टेस्लिंग पे हमने अगर पोटाश फर्टिलाइजर डालना है तो हम पहले से कैलकुलेट करके रख लेंगे कि आज से 25 दिन बाद हमारे इतने एकड़ टेस्लिंग पे आने वाले हैं, तो हमें पोटाश की खाद की जरूरत है। तो यानी कि हम पहले ही अपनी क्रॉप के डिसीजंस ले सकते हैं। और फिनोलॉजिकल जो स्टेजेस हैं, अगर जो फिनोलॉजी का जो फार्मूला है वो बेसिकली मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है, कितना है, मिनिमम टेम्परेचर कितना है, ओवर टू यानी कि एवरेज टेम्परेचर माइनस बेस टेम्परेचर। बेस टेम्परेचर हर क्रॉप का मुख्तलिफ होता है, कपास का और होगा, कॉर्न का और होगा। बेसिकली ये जो बेस टेम्परेचर वो है कि वो मिनिमम से मिनिमम टेम्परेचर, जिससे नीचे अगर टेम्परेचर चला जाए तो क्रॉप की जो ग्रोथ है वो रुक जाए। तो गर्मियों में क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है तो क्रॉप ग्रोथ स्टेजेस जल्दी जल्दी गुजरती हैं। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। बेसिकली फिनोलॉजी को हम हीट यूनिट भी कहते हैं। मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा। गर्मियों के मौसम में वही कॉर्न लगाते हैं, 3 महीने में पक के तैयार हो जाती है। सर्दियों में वही कॉर्न सर्दियों के मौसम में जो हम ये फरवरी के अंदर लगाते हैं या जनवरी में लगाते हैं, वो 120 से 140 दिन तक भी ले जाती है। ठीक है, तो बेसिकली जो क्रॉप की डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, इनको स्टडी करके ये देख के यार ये स्टेज कितने दिन बाद आ रही है, कितने हीट यूनिट एकमुलेट होते हैं तो पौधा अपनी स्टेज चेंज करता है। तो इसको बेसिकली अगर ये हम लोग स्टडी कर लें तो हम अपने जो क्रॉप के मैनेजरियल जो डिसीजंस हैं वो अच्छे ले सकते हैं। जो क्रॉप की डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उसमें सबसे पहले है उसकी जर्मिनेशन एंड इमरजेंस। बेटे एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। तो इस हवाले से अगर मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, जो पहली स्टेज है बेटे वो जर्मिनेशन है और इमरजेंस है। ठीक है, तो यानी कि पहले क्रॉप इमर्ज होगी, उसके लिए भी एक हीट यूनिट चाहिए होती है। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर स्प्रिंग कॉर्न मक्की की कॉर्न की सीड को अगर हम सो करें जनवरी के अंदर, 15 दिन बाद जर्मिनेट करता है। वही सीड अगर हम सो करें जून के अंदर या जुलाई के अंदर, 3 दिनों बाद, 2.5 3 दिनों बाद पौधा इमर्ज हो जाता है। क्यों? इस टाइम गर्मी ज्यादा होती है, हीट यूनिट जल्दी जल्दी एकमुलेट हो जाते हैं और फटाफट जो स्टेजेस हैं वो चेंज होती रहती हैं। ठीक है, इमरजेंस के बाद फिर सीडलिंग ग्रोथ होती है, फिर मैक्सिमम मैक्सिमम एक वेजिटेटिव स्टेज आती है, फिर प्राइमोर्डियल डिफरेंशिएशन यानी कि रिप्रोडक्टिव स्टेज का स्टार्ट हो जाता है। वेजिटेटिव से पौधा रिप्रोडक्टिव पे शिफ्ट करता है। देन फिर फ्लावरिंग आ जाती है, फिर फ्रूट ग्रोथ आ जाती है, फ्रूट मेच्योरिटी आ जाती है, देन फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी आ जाती है और हार्वेस्ट मेच्योरिटी आ जाती है। अब एक छोटा सा आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, यानी कि जो हमारी जो फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी है और हार्वेस्ट मेच्योरिटी में क्या डिफरेंस है। जो हमारी बेसिकली फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी है वो स्टेज है जिस टाइम हमारा जो ड्राई मैटर, मैक्सिमम ड्राई मैटर एकमुलेट हो चुका है।
हमारे इकोनॉमिकल पार्ट में सीड के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर इकोनॉमिकल पार्ट सीड है तो पौधा उस टाइम फिजियोलॉजिकली मेच्योर हो जाएगा जब मैक्सिमम ड्राई मैटर उसके एक्यूमुलेट हो जाएगा सीड के अंदर। मगर उस टाइम उसमें नमी ज्यादा होगी, वाटर कंटेंट ज्यादा होंगे। तो उसके बाद हम कुछ दिन वेट करते हैं ताकि वाटर कंटेंट कम हो जाए। अगर हम फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी पे बाजू का क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं, क्योंकि पौधे पौधे का जो प्लांट मैस है, वो उसकी जो स्टेम है वो भी गीली होती है, तो वो अक्सर वो थ्रेशर के अंदर वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। उसकी वो कटती नहीं, बल्कि वो उसके जो कटर ब्लेड्स होते हैं उसके ऊपर लिपट जाती है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम हार्वेस्ट मेच्योरिटी का इंतजार करते हैं ताकि फसल और खुश्क हो जाए, ताकि हमें अपने सीड को भी मैनेज करना आसान हो। और उस मशीनरी के अंदर वो जो फसल है, क्योंकि जब वो बिल्कुल ड्राई होगी तो वो इजीली उसकी उसकी थ्रेशिंग, उसकी हार्वेस्टिंग आसान होगी। ये थोड़ा सा ये जो स्टेजेस आप लोग देख रहे हैं, इसमें जर्मिनेशन है, उसकी सीडिंग स्टेज है, फिर उसकी वेजिटेटिव स्टेज है, फिर देन उसकी फ्लावरिंग स्टेज है, उसके बाद उसकी मेच्योरिटी है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्रॉप की यानी एक किस्म की स्टेजेस हैं, ठीक है। सीडलिंग है, फिर उसके बाद ये ट्रांसप्लांटिंग राइस की बात करें, फिर मैक टिलरिंग है, ठीक है। इस तरह पेनिकल फॉर्मेशन, बूटिंग है, फिर पेनिकल फॉर्मेशन है, देन राइपनिंग है। तो ये हर स्टेज का एक खास हीट यूनिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 300 हीट यूनिट इसे चाहिए एक से दूसरी स्टेज में जाने के लिए। वो अगर 15 दिनों में मिल जाएंगे, अगर 45 डिग्री सेंटीग्रेड है तो बहुत जल्दी मिलेंगे, अगर वो 12-15 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो देर से मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, जो क्रॉप का ग्रोथ पीरियड बढ़ता जाएगा। एज ऑफ क्रॉप इज बेसिकली, बेटे हम उसको एक्सप्रेस करते हैं क्रॉप ग्रोथ स्टेजेस के अंदर। तो इसमें बेसिकली हम डिफरेंट क्रॉप के पैरामीटर लेते हैं। क्रॉप ग्रोथ रेट क्या है कि विद इन रिस्पेक्टिव टाइम कितना ड्राई मैटर एकोमुलेट हुआ है, W2 माइनस W1/T2 - T1, यानी कि ये नीचे जो होगा वो बेसिकली क्रॉप का ड्यूरेशन होगा, जिस ड्यूरेशन में हम क्रॉप ग्रोथ रेट ले रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं आगे थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। तो ये डेवलपमेंट रेट्स कैन बी एस्टिमेटेड इन सिमिलर वे। सम ऑफ द डेवलपमेंटल रेट दैट आर यूजफुल, इसमें लीफ प्रोडक्शन रेट है, ठीक है। पेनिकल इमरजेंस रेट है, रेट ऑफ फ्लावरिंग है, डेज टू 50% फ्लावरिंग है, डेज टू मेच्योरिटी है। तो उसके अंदर लीफ प्रोडक्शन रेट क्या है कि कितने पत्ते प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जो लीव्स हैं ये फूड स्टोरेज फैक्ट्रीज हैं, ठीक है। तो कितने लीव्स पर डे उसमें एड अप हो रहे हैं, तो इसका पेनिकल इमरजेंस रेट, ठीक है, उसकी लेंथ है। इसका फ्लावरिंग का क्या रेट है, कितने फ्लावर पर डे के हिसाब से इमर्ज हो रहे हैं, मेच्योरिटी को कितना टाइम लगेगा। तो ये थोड़ा सा था, थोड़ा सा फिनोलॉजी के हवाले से था। पहले बताइए, इस हवाले से कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और थोड़ा सा मैं आपकी क्लास की जूम की पार्टिसिपेशन भी आपसे शेयर करने लगा हूँ। और अभी बेटे 27 पार्टिसिपेंट्स है मेरे साथ। इसमें एहसन अली सदीक, अनम इकबाल, एहतशाम हुसैन, फैसल अफजल, अंजला जावेद, ख्वाजा सदरुद्दीन, तैयब न्याज, हसन सईद, जाहिद नवाज, शुएब अरशद, वकास सईद, मौजम अली, मोहसिन रजा, मोहम्मद अरसलान, अशरफ, मूसा, अच्छा जी, उमैर, देन वसीम, जिशान, राशिद, फिर शहजाद सरवर, उसके बाद उसामा, फिर जैगम, देन जिशान, असलम। तो ये लोग अभी क्लास के अंदर हैं। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा LMS की भी अटेंडेंस आपसे शेयर कर लेता हूँ, तो आपको पता हो। तो इसके ऊपर LMS के ऊपर फिल वक्त दानियाल अहमद एब्सेंट है। उसके बाद मोहम्मद फैसल 357 ये एब्सेंट है। देन जवाद कुरैशी ये एब्सेंट है। उसके बाद हसन सईद। हसन, आप यार उधर तो LMS जूम पे हो, इधर क्यों ना अटेंडेंस लगाई आपने? हसन,
हसन सईद एब्सेंट है, इसके पास जैनब सरवर अलवी एब्सेंट है, मोहम्मद उमर ये 361 ये भी एब्सेंट है, इसके बाद मोहम्मद वसीम 387 वाला ये एब्सेंट है। तो अब ये देखें इधर आप लोग एक एक बंदा और कम हो गया। हाँ जी। हाँ जी बेटे, जो कुछ पढ़ा इस हवाले से आपको क्वेश्चन है तो बेटे आप कर सकते हैं। बेटे आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को बेटे? जी सर, आ रही है आपकी बात। हाँ, किसी का बेटे किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं अभी तक जो पढ़ा है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी बेटे। सर एक्चुअली ये यूनिवर्सिटीज के ओपन के बारे में पूछना था सर, और ये भी न्यूज़ है कि सेमेस्टर वाइज आपको एक एक दिन बुलाया जाएगा, तो सर ये न्यूज़ ट्रू है कि सिर्फ ऐसे फॉल्स है? नहीं बेटे, इस हवाले से मुझे कुछ पता नहीं, तो मैं खुद लाइल्म हूँ, तो मैं आपको कोई अपडेट नहीं कर सकता। जो होगा ठीक है जो भी सर। होगा वो आपको ऑफिशियली जो होगा वो फिर हम बता देंगे, जो हमें यानी कि ऑफिशियल डायरेक्शन मिलेंगी ना बेटे। जी सर। हाँ, तो वो इंशाल्लाह ठीक जो है भी सर। होंगी वो मैं आपसे शेयर कर लूंगा बेटे। ठीक। अभी तक तो मुझे कोई डायरेक्शन जैसी हमें नहीं मिली। सर ये अब प्राइमोर्डियल डिफरेंशिएशन का बता रहा प्राइमोडियल डिफरेंशिएशन बेसिकली ये है कि जब आपका प्लांट अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ से शिफ्ट कर रहा है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ पे जा रहा है। और एक बात याद रखना बेटे, थोड़ा सा ना मिड की तैयारी अपनी अच्छी कर लो, समझ आ रही? तो मिड के अंदर एक तो हमारा वो हो जाएगा, एक कंटेंट हम लोगों ने पढ़ा था फूड सिक्योरिटी वाला हो जाएगा, ठीक हो गया। एक हमारी वीट क्रॉप हो जाएगी, राइस इंशाल्लाह अपना कवर हो जाएगा। तो देखेंगे एक आधी कोई और करके तो 3 क्रॉप्स हो जाएंगे, मगर इन्हें अच्छी से आपने तैयारी करनी है। मिड इंशाल्लाह जल्दी कुछ आपका होगा। सर इस हफ्ते होगा या अगले हफ्ते का चांस है मीट का? अभी तो हम ये क्या प्रिपरेशन वगैरह कर लें, तो आई थिंक अगले हफ्ते कोई होगा। अभी आई थिंक इस डिपार्टमेंटल मीटिंग में से डिसाइड होगा पेपर आपका किस तरह लेना है, फिजिकल या ऑनलाइन। जैसे भी ऑनलाइन होगा तो फिर ऑनलाइन के हिसाब से लेंगे, वो फिर आई थिंक जैसे पहले होते रहे हैं वो दो, जैसे पिछली दफा नहीं 3 3 मिनट लिए थे फिर एवरेज निकाली थी, याद होगा आपको? सर जी सर, हमारे वो अच्छा थे था वैसे। वो। बेटे क्या कह रहे हो आप? सर वो हमसे जो बाद में आए हैं ना हाँ 2020, उन लोगों के आपने लिए थे, हमारा नहीं लिया था ऐसे। हाँ हमने हाँ बस। अगर या इधर जून में दिए थे या फिर गूगल क्लासरूम को दिए थे मैं। हाँ बेटे ऐसे बिल्कुल ऐसे वो उनसे वो ये गूगल वाला जो क्विज है वही शेयर किया था बच्चों से, उनका लिंक शेयर करते थे और वो उसके ऊपर। हाँ जी बेटे, किसी का कोई और क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा एक मैं आपसे आखिरी जो आज का है ना, क्योंकि फिनोलॉजी को मैं कहता हूँ आज हम जरा देखें, तो एक और आपसे शेयर करने लगा हूँ, उसको आप देखें। स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ बेटे मैं। हाँ जी बेटे, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों से? हाँ बेटे, आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर, यस सर। ग्रो अच्छा बस डेवलप। ठीक है आज। हाँ जी,
यानी कि आज यानी कि जैसे हमने फिनोलॉजी पढ़ी तो उसमें थोड़ा सा, क्योंकि फिनोलॉजी के अंदर बेसिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है, ये चीजें भी साइड बाय साइड साथ लिंक्ड है ना। तो बेसिकली ग्रोथ क्या है कि ग्रोथ आप लोगों ने पढ़ा भी है कि इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज है, ठीक है। तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सीडलिंग से कैसे ट्रांसप्लांटिंग और सेल से डिफरेंट स्टेजेस शिफ्ट होती रहती हैं, एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाने के लिए स्पेसिफिक फीड यूनिट रिक्वायर्ड होते हैं, जिसे हम फिनोलॉजी, फिनोलॉजी बेसिकली क्या है कि हमने क्रॉप की ग्रोथ को स्टडी करना है विद रिस्पेक्ट टू कैलेंडर डेज, कि कितने दिन बाद ये हमारी फसल बूटिंग पे आएगी, कितने दिन बाद मिल्क स्टेज पे आएगी, कितने दिन बाद डव स्टेज पे आएगी, ताकि आप हम क्रॉप के जो मैनेजरियल जो हैं डिसीजंस वो ले सकें। बेसिकली ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल इंक्रीज इन mass, weight और वॉल्यूम ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ बेसिकली एडवांस करती है टुवर्ड मेच्योरिटी, और मेच्योरिटी के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे हर चीज कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, इसी तरह जैसे जितने भी जानदार हैं सब अल्टीमेटली किस तरफ जाते हैं, सीनेसेंस की तरफ जाते हैं, डेथ की तरफ जाते हैं। तो ग्रोथ इज अटेन्ड मेनली बाय फोटोसिंथेसिस लेस व्हाट इज लॉस्ट थ्रू रेस्पिरेशन। तो ग्रोथ की स्टेजेस हैं उसमें आपको ऑलरेडी पता है, सेल डिवीजन होती है, सेल डिवाइड होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पे, फिर सेल इनलार्ज होते हैं, उसके बाद उनकी डिफरेंशिएशन होती है। तो दो किस्म की ग्रोथ होती है प्लांट्स के अंदर, एक डिटर्मिनेट है और दूसरी इनडिटर्मिनेट है। और जो डिटर्मिनेट ग्रोथ है वो एक खास स्टेज तक प्लांट वेजिटेटिवली ग्रो करता है, देन रिप्रोडक्टिव स्टेज पे आ जाता है। इनडिटर्मिनेट क्या है कि वो साइड बाय साइड रिप्रोडक्टिव भी चल रही है और वेजिटेटिव भी चल रही है, क्योंकि साथ साथ प्लांट के ऊपर नए फ्लावर भी आ रहे हैं और नए लीव्स भी आ रहे हैं, वो प्लांट हाइट भी बढ़ा रहा है। जैसे कॉटन है आपकी इनडिटर्मिनेट ग्रोथ है, सोयाबीन के अंदर भी इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट दोनों किस्म के हैं। या जैसे अगर आप देखें और भी हमारी यानी कि जो क्रॉप्स हैं, जिस तरह इनडिटर्मिनेट ग्रोथ की जैसे चिलीज हैं, ठीक है, टमाटो है, ठीक है, टमाटो दो किस्म के हैं, डिटर्मिनेट भी और इनडिटर्मिनेट भी है। बेलदा टमाटर है जो वो इनडिटर्मिनेट है। तो ये देखें टमाटो, ये देखें इनडिटर्मिनेट आप देख सकते हैं और डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट क्या, वो एकदम पहले वो अपने लीव्स वगैरह निकालेगा, प्लांट हाइट अटेन कर लेगा, उसके बाद वो फ्लावर उस पे आएंगे और वो रिप्रोडक्टिव क्रिया स्टार्ट कर देगा। जो फोटोसिंथेसिस लीव में इकट्ठे हुए होंगे वो सारे फ्रूट में चले जाएंगे। ये क्या करेगा, साइड बाय साइड नए फ्लावर्स भी आ रहे हैं, नए लीव्स भी आ रहे हैं और उसकी प्लांट हाइट भी बढ़ रही है। तो इस तरह तो ग्रोथ पहले लैग पीरियड होता है, फिर लॉग पीरियड होता है, फिर सिनेसिस होती है। जो लैग पीरियड होता है उसमें क्या होता है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द ग्रोथ रेट इज क्वाइट स्लो बिकॉज इट इज इनिशियल स्टेज। शुरू शुरू में पौधे का ग्रोथ रेट आपको तो स्लो होता है। लॉग पीरियड ऑफ ग्रोथ क्या होता है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द ग्रोथ रेट इज मैक्सिमम एंड रीचेस द टॉप बिकॉज एट दिस स्टेज सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन एंड अदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस आर क्वाइट फास्ट। उसके बाद फिर सिनेसिस होती है, यानी प्रोग्राम सेल डेथ की तरफ प्लांट चला जाता है। तो ये ग्रोथ डेथ कर्व है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, शुरू में ग्रोथ कम होगी, फिर तेज होगी, फिर कांस्टेंट होगी और देन फिर ये किस तरफ जाएगा, डेथ की तरफ जाएगा। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं क्योंकि प्लांट के अंदर उसकी लेंथ बढ़ रही है, उस प्लांट हाइट बढ़ रही है, उसका स्टेम डायमीटर बढ़ रहा है, उसका लीफ एरिया बढ़ रहा है। तो ग्रोथ को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, प्लांट का फ्रेश वेट लेके, उसका ड्राई वेट लेके, उसकी लेंथ मेजर करके, उसका लीफ एरिया लेके। तो डिफरेंट किस्म के ग्रोथ एनालिसिस हैं जो हम करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने आइडेंटिफाई करना है स्पेशल टेम्पोरल जो इंटीग्रेशन है प्लांट्स की, कि आया जो हम फर्टिलाइजर इसको अप्लाई कर रहे हैं, आया वो कितना बेनिफिट कर रहा है, कौन से फर्टिलाइजर से, कौन से न्यूट्रिएंट के कॉम्बिनेशन से हम मैक्सिमम ग्रोथ ले रहे हैं, किस सोइंग टाइम पे हम अच्छी ग्रोथ ले रहे हैं, समझ आ रही है, कौन सी वैरायटी हमें अच्छी ग्रोथ दे रही है। तो एक इकोनॉमिस्ट के लिए ग्रोथ के पैरामीटर्स को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारी प्लांट के ऊपर इन्वायरमेंट कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है, और हमने ये देखना है कि प्लांट टू प्लांट वेरिएबिलिटी क्या अफेक्ट करती है, कि वैरायटी टू वैरायटी मुख्तलिफ वैरायटियां लगाई हैं, उनको सेम न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, सेम उनको इरिगेशन दे रहे हैं, तो उनकी ग्रोथ में क्या डिफरेंस है। तो उसमें कॉमन जो पैरामीटर एज इकोनॉमिस्ट हम लोग यूज करते हैं, इसमें क्रॉप ग्रोथ रेट है, रिलेटिव ग्रोथ रेट है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है, नेट एसिमिलेशन रेट है, लीफ एरिया इंडेक्स है, लीफ एरिया ड्यूरेशन है। तो ये चीजें इंशाल्लाह आपको कमिंग क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा। इस हवाले से किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो बेटे आप कर सकते हैं। किसी सर ये जो स्टूडेंट का बेटे जी और जी बेटे इनडिटर्मिनेट सर आपने जो टमाटर के प्लांट्स दिखाए, तो सर जो इनडिटर्मिनेट वाला है ये चलता ही रहता है फिर
ये एंड नहीं होता जी इसका? बेटे, ये चलता रहता है, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास है ना क्लाइमेट हार्श है। जब टेम्परेचर 35 से अबव जाता है ना, ये पौधे खुश्क होना शुरू हो जाते हैं। अगर मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, अगर हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेना तो ये बेशक पूरा साल हम टमाटर खा सकते हैं, क्योंकि टमाटर ना हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त करता है, लो टेम्परेचर पे जब कोहरा पड़ता है तब भी ये जल जाता है। मगर अब लो टेम्परेचर का तो एक उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड टमाटो बनाया है। उसमें उन्होंने क्या किया, एक फ्रेश वाटर फ्लॉन्डर फिश है जो बर्फीले पानी में रहती है, उसका जीन निकाल के ना टमाटो में डाल दिए। उससे क्या हुआ है कि वो अब टमाटर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो टमाटो है वो कोहरा बर्दाश्त फ्रॉस्टिंग के इफेक्ट को बर्दाश्त कर जाता है। वैसे अमूमन कोहरा पड़ जाए ना टमाटर पे तो जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। यानी सर अगर कोई इस तरह का एनवायरनमेंट दिया जाए कि जहाँ, तो इसे पूरा साल हम रख सकते हैं। हाँ जी, यानी सर फिर ये 3-4 साल तक चल सकता है? चल सकता है। उसमें फिर हमें इसकी लोरिंग करनी पड़ती है, क्योंकि फ्लावर आपको पता है ना, जहाँ से फ्रूट लेते रहेंगे वहां से फिर पत्ते वगैरह काट के इसकी लोरिंग कर देंगे। क्योंकि नए, अब आपको पता है कि नया फ्रूट और नए फ्लावर कहाँ से निकल रहे हैं, एपेक्स से निकल रहे हैं ना। समझ आ यस रही है ना उसकी, यानी कि जो एपिकल बर्ड है वहां से निकल रहे हैं ना। पीछे से जो जिन बर्ड से हम फ्रूट लेते जाएंगे, वहां से हम पत्ते और वो जो फ्रूट वाले बंच है वो रिमूव करते जाएंगे। पौधा इस तरह आगे आगे कर मूव करता जाएगा। इसे एक टर्म कहा जाता है लोरिंग। ठीक। हाँ सर ये इनडिटर्मिनेट डिटर्मिनेट सिर्फ ये टमाटर के लिए है? अगर मैं कहूँ कि ये जो मैंगो ट्री है तो ये किस में आएगा, नहीं, डिटर्मिनेट में आएगा या इनडिटर्मिनेट? ये इनडिटर्मिनेट में आएगा, क्योंकि इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ भी साइड बाय चल रही होती है और प्लांट रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी आ जाता है। अगर हम ये बात करें जैसे सोयाबीन है, इसकी भी ऐसी वैरायटीज भी अवेलेबल हैं जो डिटर्मिनेट हैं और ऐसी भी अवेलेबल हैं जो इनडिटर्मिनेट हैं। इस तरह टमाटो के अंदर भी। लेकिन ठीक है, सर अब ये जो, आपने आपने देखा होगा मैंगो का भी फ्रूट भी निकल रहा सर होता है, ये साथ पहले दो पत्तों तीन के भी। साल तो नहीं निकलता है ना सर इसका? क्या सर जो मैंगो का हम जो पौधा बेटे, लगाते वो हैं वो पहले दो पहले, तीन साल बच्चे उसका ये होता है कि वो अपनी हार्डवुड होगी तभी फ्रूट प्रोड्यूस होगा ना। आप ये देखें कि जब मैंगो का अभी फ्रूट भी बन रहा होता है, साथ न्यू फ्लशेस भी आ रहे होते हैं उसी पौधे पे। ठीक है ना, आप आजकल भी देखें तो मैंगो के ऊपर आपको छोटा फ्रूट भी मिलेगा, साथ न्यू फ्लशेस भी मिलेंगे। सर किसी पौधे को बताने का ये डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट, उसका थंब रूल क्या होना चाहिए? उसका थंब रूल यही है कि वो प्लांट जो पहले एक अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज को मुकम्मल करने के बाद यकदम उसके ऊपर रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है और वो फिर उसके बाद टर्मिनेट हो जाता है, तो वो बेसिकली क्या है, आपका डिटर्मिनेट है, जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ और वेजिटेटिव ग्रोथ में खुला डिफरेंस नजर आए आपको। समझ आ रही? या सर जो डिटर्मिनेट ग्रोथ वाला होगा इसका मतलब कि वो और जब हमेशा जो डिटर्मिनेट ग्रोथ वाला चलेगा? प्लांट होगा, जब उस पे रिप्रोडक्टिव स्टेज आएगी तो वो नए उस पे पत्ते भी नहीं निकलेंगे, ना उसकी प्लांट हाइट बढ़ेगी। समझ आ रही? ठीक सर। और सर वो हाँ सिर्फ सीजन ही चला करेगा, ज्यादा नहीं चल सकता वो? हाँ, डिटर्मिनेट ज्यादा एनुअली होते हैं। थैंक यू सर। किसी और को क्वेश्चन है तो बेटा आप कर सकते हैं। किसी का क्वेश्चन नहीं है, चलें ठीक है बेटे, फिर अपना खूब ख्याल रखिएगा। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।